नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग को प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं ना। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में और बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एंजाइम्स हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को चलाने का काम करता है, स्पीड बढ़ाने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन हो रहा है ना। ये सारे केमिकल प्रोसेस है, उसको स्पीड करने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। मतलब डाइजेशन फास्ट हो रहा है तो किसकी मदद से फास्ट हो रहा है? वो एंजाइम्स की मदद से। मतलब एंजाइम्स हमारे लिए एक वरदान है ना। और ये केवल और केवल जीवित जीवों में बनते हैं, है ना। मतलब अगर मैं बात करूं कि पेड़ में बनते हैं क्या, था बिल्कुल लिविंग थिंग्स है वो, तो वो उसमें क्या बनेगा? एंजाइम्स बनेगा। इंसानों में, है ना, जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, जो चीज़ें जिंदा है उसमें एंजाइम्स बनते हैं। लेकिन डेड थिंग्स में एंजाइम्स नहीं बनते। जैसे मैं बोल दूं पत्थर में एंजाइम्स बन रहा है क्या? नहीं, है ना। मिट्टी में एंजाइम्स बन रहा है क्या? नहीं, है ना। तो जितने भी जीव हैं उनमें एंजाइम्स बनते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में एंजाइम्स नहीं बनते। ठीक है, तो चलिए एंजाइम्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, है ना। एंजाइम्स क्या है कि एंजाइम्स आपके शरीर में एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो जीवित जीवों में एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इस कारण से इसको बोलते हैं हम बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। इनका काम क्या है? ये किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़कर उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? कोई भी सबस्ट्रेट है, जैसे कि मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़कर उनसे क्या बनाएंगे? कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, उस प्रोडक्ट से फिर एनर्जी मिलता है। तो अल्टीमेटली एंजाइम्स का काम क्या होता है? किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़कर प्रोडक्ट बनाना। मतलब सिंपल सी बात, आप एक पेड़ को काट रहे हो, उस पेड़ को आप कुल्हाड़ी से काट रहे हो तो कितना टाइम लगता है? अगर आप उसको एक कटर से काट रहे हो, है ना, एक मशीन आती है पेड़ काटने की, उससे काट रहे हो, तो दोनों में से किसके द्वारा पेड़ जल्दी कटेगा? जाहिर सी बात है कटर के द्वारा, है ना। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो एक कटर की तरह काम करते हैं, वो प्रोसेस को जल्दी करने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोसेस वही है, पेड़ काटने का प्रोसेस है। आप कुल्हाड़ी से काट रहे हो तो भी पेड़ कट रहा है, या फिर इस कटर मशीन से काट रहे हो तो भी पेड़ कट रहा है। लेकिन प्रोसेस क्या हो गया? फास्ट हो गया है ना। तो एंजाइम्स का काम भी यही होता है, ये किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारे शरीर के अंदर चलती है उसको क्या कर देता है? स्पीड अप कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या है ना। कि एंजाइम्स एक प्रोटीनियस कंपाउंड होते हैं। मतलब एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए एक ऐसे कंपाउंड हैं जिनका निर्माण जीवों के अंदर होता है ना। जीवों का मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, है ना, सारे जीवों में एंजाइम्स का निर्माण होता है। और इसका काम क्या है कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में चलते हैं, है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम में, चाहे पेड़ पौधे या फिर इंसानों की या फिर जानवरों की, है ना, इन सब में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, प्लांट में हो गया तो फोटोसिंथेसिस, ये सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये एंजाइम्स करते हैं ना। मतलब उसके प्रोसेस को क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये प्रोडक्ट के नेचर को चेंज नहीं करता। अब हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जान लेते हैं कि एंजाइम्स को हम क्या बोले हैं? बायोकैटलिस्ट बोले हैं। क्या बोले हैं? बायोकैटलिस्ट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर के अंदर उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है वो चेंज नहीं होता। अब इसको आप कैसे समझोगे? देखिए, आपको मान लो अपने स्टेट से दिल्ली जाना है। दिल्ली एक रास्ता है सीधा आपके स्टेट से दिल्ली जाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो कि आप पैदल जा सकते हो दिल्ली, है ना। एक दूसरा ऑप्शन हो गया कि आपके पास एक बाइक है तो एक बाइक से जा सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी एक व्हीकल है जिससे आप जा सकते हो दिल्ली। तो आप बताओ कि दोनों में से
किसके द्वारा आप जल्दी दिल्ली पहुंच सकते हो? आप पैदल जाओगे तो जल्दी दिल्ली पहुंचोगे, या फिर आप अगर बाइक से या फिर अपने साधन से जा रहे हो उससे जल्दी पहुंचोगे, है ना। सिंपल सी बात, आपने जो साधन यूज़ किया है उसके द्वारा आप जल्दी दिल्ली पहुंचोगे, है ना। मतलब आपके जो दिल्ली जाने का जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं हुआ है। आप पहले पैदल जा रहे थे, लेकिन अब आपने क्या किया, आपने एक गाड़ी बुक कर ली, है ना, गाड़ी से जा रहे हो आप, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि टाइमिंग में चेंज आया, केवल टाइमिंग में आप दिल्ली पहुंचे, है ना, लेकिन जल्दी पहुंचे। किसकी मदद से? आपके पास जो गाड़ी है उसकी मदद से, है ना। तो ये क्या किया, ये जो गाड़ी है वो आपके लिए इस टाइम को क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले आप पैदल जाते तो बहुत टाइम लगता दिल्ली पहुंचने में, लेकिन अब आपके पास एक व्हीकल है, उसमें आप जा रहे हो तो ये टाइम कम हो गया है, ठीक है। सेम एंजाइम्स भी ऐसे ही काम करते हैं हमारे शरीर में। ये क्या करते हैं, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, उसके टाइम को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। मतलब कम समय में ही आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, ये जो एंजाइम्स हैं ये मैक्सिमम बने होते हैं प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से, है ना। इसके कुछ अपवाद हैं जैसे कि राइबोसोम वगैरह, ये आरएनए होते हैं, है ना। ये प्रोटीन के नहीं बने रहते, ये क्या होते हैं, आरएनए, है ना। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, है ना, कि क्या होता है आरएनए जो एक्ट करता है एंजाइम्स की तरह, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी को कम कर रहे हैं। जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो एनर्जी चाहिए वो कम लग रही है ना। समझना इसको अच्छे से। देखिए, आप कहाँ गए थे, अभी जस्ट दिल्ली गए थे, तो आप पैदल जाते तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, चलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अब आपने किसका सहारा लिया, गाड़ी का। तो गाड़ी क्या है, एक तरह से एक एंजाइम की तरह है, तो आपने उस गाड़ी का सहारा लिया। अब आपको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए वहां तक पहुंचने में, दिल्ली में, है ना। एनर्जी लगेगी, आप एक्सीलेटर दे रहे हो, है ना, आप गियर लगा रहे हो, इस चीज में एनर्जी लगेगी थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन आपको उतनी एनर्जी नहीं लगेगी जितनी आप पैदल जाने में लगाते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे जो एनर्जी है वो क्या हो गई, कम हो गई, है ना। मतलब एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है दिल्ली जाने के लिए वो क्या हो गई, कम हो गई। सेम एंजाइम भी क्या करते हैं कि जो प्रोसेस चल रहा है तो उस प्रोसेस को करने में जितनी एनर्जी चाहिए वो एंजाइम की मदद से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम एनर्जी लगेगी, है ना। कोई प्रोसेस जो है वो कम एनर्जी में ही कंप्लीट हो जाएगा। किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। जितने भी सेलुलर रिएक्शंस होते हैं ना हमारे अंदर, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, फोटोसिंथेसिस है ना, प्लांट्स में, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएंगे। किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से, है ना। ये सारे के सारे प्रोसेस एंजाइम की सहायता से ही होते हैं, चाहे हम रेस्पिरेशन की बात करें, चाहे डाइजेशन की बात करें। सिंपल एक उदाहरण समझते हैं कि इंसानों में डाइजेशन जो है वो नॉर्मली ऐसे 36 से 40 घंटे के भीतर कंप्लीट हो जाता है ना। जो फूड खाते हैं उसका डाइजेशन 36 से 40 घंटा में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, इस कारण से प्रोसेस में इतना टाइम लग रहा है ना, डाइजेशन में इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप एंजाइम्स को निकाल दोगे, बिना एंजाइम्स के अगर डाइजेशन की अगर हम कल्पना करें तो ये बहुत टाइम लेगा। अभी क्या है, 36 से 40 घंटे में ये कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन अगर एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा इसमें तो फिर ये प्रोसेस बहुत लंबा चला जाएगा। हो सकता है 1 हफ्ते में जो खाना खाए वो डाइजेस्ट हो, है ना, बिना एंजाइम के, ठीक है। तो ये प्रोसेस बढ़ गया ना। तो ये एंजाइम्स का मेन काम क्या हो गया, फिर इस प्रोसेस को कम करना, जो टाइमिंग है उसको कम कर देना, है ना। मतलब कम टाइम में ही आप उस मंजिल को पा सकते हो, ठीक है। तो एंजाइम्स का काम यही है, आपके लिए एक क्या है, एक सहारा का तरह काम करता है, जो आपकी मदद करता है उस प्रोसेस को बढ़ाने में, उसके टाइमिंग को कम करने में, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब ये क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब समझ रहे हैं ना, एम्फो का मतलब होता है दो, है ना, दो प्रकार, दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर मतलब दो डिफरेंट टाइप के बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना। तो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, अम्लीय भी बिहेव कर रहा है और क्षारीय भी बिहेव कर रहा है। इस कारण से इसको बोले हैं क्या, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है।
तो ये प्रोटीन से बना है, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन्स अमीनो एसिड जो रहते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। उसमें एक एरिया ऐसा रहता है जो नॉन पोलर रहता है, एक एरिया रहता है जो पोलर रीजन रहता है, तो दो प्रकार के नेचर होते हैं ना उसमें। इस कारण से ये क्या है, एंजाइम्स भी एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एंजाइम्स किस प्रकार की संरचना होते हैं, अगर ये प्रोटीन से बने हैं एंजाइम्स तो कौन से प्रकार की संरचना होती है एंजाइम्स की प्रोटीन में। जैसे प्रोटीन्स में हम पढ़े हैं ना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है ये एंजाइम्स, है ना। तो इसके जवाब आप मेरे को कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। एंजाइम्स किस प्रकार की संरचना शो करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी, ठीक है। क्योंकि इसको मैं बता चुका हूँ जब मैं प्रोटीन पढ़ाया था, तो इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर मेरे को कमेंट में बताइए कि एंजाइम्स कौन सी संरचना शो करते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स को अगर मैं प्रोटीन बोल रहा हूँ तो फिर ये कौन से मॉलिक्यूल होंगे, माइक्रो या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, बताइए आप, है ना। प्रोटीन है मतलब वो कौन सा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर इसको मैं अमीनो एसिड बोलता तब ये रहता माइक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, प्रोटीन है, तो ये क्या हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। खुल जा सिमसिम, क्या हो गया आगे, चलिए, है ना। आगे है हमारे पास क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या गुण हैं भाई एंजाइम्स के, है ना। जिस एंजाइम को हम उपयोग में लेते हैं, जिसकी मदद हम ले रहे हैं, उसके कौन कौन से गुण हैं वो देख लेते हैं ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि सारे के सारे एंजाइम्स, है ना, मतलब सारे के सारे नहीं बोल सकते, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो रहते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। और कुछ ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रोटीन नहीं है, केवल क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम राइबोजाइम बोल रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक एंजाइम की तरह काम करते हैं। इस कारण से यहाँ पर हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं, है ना। उसमें कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं जो एंजाइम्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो राइबोजाइम बोलते हैं, ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की तरह काम करते हैं उसको बोलते हैं क्या, राइबोजाइम। क्योंकि राइबोजाइम की जो संरचना है ना वो 3D स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। कैसी रहती है, 3D स्ट्रक्चर। इस कारण से एंजाइम्स की तरह नेचर शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ढूंढा गया राइबोजाइम कौन सा है, अगर ऐसा सवाल आए तो आपके पास यहाँ पर एक उदाहरण है, देख लीजिए, है ना। सबसे पहला जो राइबोजाइम है वो डिस्कवर किया गया था टॉम सेक के द्वारा। उस एंजाइम का नाम क्या है, L19 आरएनएज। ये जो L19 आरएनएज एंजाइम है इसको डिस्कवर किया गया था एक प्रोटोजोआ में। किसमें, एक प्रोटोजोआ में, उसका नाम है टेट्राहाइमिना थर्मोफिल, है ना। ये जो प्रोटोजोआ है उसमें L19 आरएनएज राइबोजाइम डिस्कवर किया गया था, और ये सबसे पहला डिस्कवर्ड राइबोजाइम है L19 आरएनएज, है ना। किस में डिस्कवर किया गया था बोले तो एक प्रोटोजोआ में, ठीक है। उस प्रोटोजोआ का नाम पूछ दें तो टेट्राहाइमिना थर्मोफिल। इसके अलावा एक और आरएनएज एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं आरएनएज पी करके। अब ये नाम को आप समझना अच्छे से, आरएनएज पी बोल दिया है मतलब यहाँ पर ये मिलेगा आपको प्रोकैरियोटिक सेल में। किस में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। इसकी डिस्कवरी की थी सिडनी एल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने, है ना, और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था एक प्रोकैरियोटिक सेल में। इस कारण से इसका नाम दे दिए थे आरएनएज पी करके, ठीक है, या फिर राइबोन्यूक्लियेज पी। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि ये प्रोटीन नेचर वाले होते हैं, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, कुछ आरएनए ऐसे रहते हैं जो एंजाइम्स की तरह नेचर शो करते हैं, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या, कि एंजाइम जो रहते हैं वो हाईली स्पेसिफिक रहते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट्स। जैसे हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा वाला जो सीन है ना वो एंजाइम शो करते हैं, है ना। मतलब ये कमिटेड रहते हैं, है ना। जैसे कोई एक लड़की है ना, अब लड़की को बोल रहे हैं हम एक सबस्ट्रेट, क्या बोल रहे हैं, एक सबस्ट्रेट, ठीक है। और एंजाइम है एक बॉय, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के बिना ये जी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं ये, है ना। तो वो चीज़ जो है वो एंजाइम शो करता है कि मैं केवल इसी के साथ रहूँगा, इसके अलावा और किसी के साथ नहीं रहूँगा, है ना। तो एंजाइम क्या रहते हैं, स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। जो एक दूसरे के लिए वाला जो सीन रहता है ना वो एंजाइम शो करते हैं ना, कि मैं
तेरे अलावा किसी और को नहीं देखूंगा, तेरे को ही चाहूँगा, ये कौन बोलता है? एंजाइम बोलता है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल आप समझो, आपके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज, है ना, क्या है? प्रोटीएज। नाम से समझ में आता है कि ये किस पर काम करेगा? प्रोटीन पर। अगर मैं यहाँ पर एक प्रोटीएज एंजाइम को लड़का मानूं और प्रोटीन को एक लड़की मान रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई तीसरी लड़की आ गई, दूसरी तीसरी लड़की आ गई यहाँ पर, है ना, जैसे यहाँ पर हम एक और लड़की ला देते हैं लिपिड, है ना, और एक लड़की ला दिए कार्बोहाइड्रेट, है ना, लेकिन प्रोटीएज क्या है? स्पेसिफिक है किसके लिए? प्रोटीन के लिए। तो लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट को यह नहीं देखेगा, उसको साइड कर देगा कि मैं केवल प्रोटीन के लिए कमिटेड हूँ, आप लोग साइड हो जाओ। ठीक है, तो ये होता है स्पेसिफिसिटी फॉर देयर सबस्टेंस। ठीक है, ये एक दूसरे के लिए बने हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं, क्या है? ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, है ना, मतलब ये वाटर लविंग होते हैं, मतलब पानी से ये दूर नहीं भागते। ठीक है, ये पानी को प्रिय है, तो इस कारण से इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक नेचर। ठीक है, एंजाइम्स जो रहते हैं इनमें बहुत ज़्यादा कैटालिटिक पावर होती है, इस कारण से क्या करते हैं? जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देते हैं। ये बात समझ में नहीं आई क्या? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स क्या करते हैं, ये स्पीड को बढ़ा देते हैं किसी प्रोसेस के, लेकिन इससे होता क्या है कि जो एनर्जी है वो बहुत कम लगता है एंजाइम के प्रेजेंस में। अगर हम एंजाइम नहीं लगाएंगे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस मंजिल को पाने में। जैसे आपको दिल्ली जाना है, आप पैदल जाओगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहे हो तो आपको क्या होगा? थकान महसूस होगा, बहुत दूर जा रहे हो ना, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन यहीं पर आपने क्या कर लिया? एक गाड़ी बुक कर लिया, अब आप उस गाड़ी में जा रहे हो तो आपको यहाँ पर कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, पहले आप पैदल जा रहे थे तो ज़्यादा एनर्जी लग रहा था, अब आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो आपको कम एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो सेम वही बात लिखी गई यहाँ पर, ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप एक एग्जाम्पल समझना। यहाँ पर देखिए एक पहाड़ है, क्या है? पहाड़। ठीक है, और यहाँ पर है एक मेडिकल शॉप, है ना, इधर आप खड़े हो पहाड़ के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका मेडिकल शॉप। तो यहाँ से आपको दवाई लेने जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको दवाई लेके आना है मेडिकल शॉप से, तो आपके लिए एक रास्ता है, क्या? इस पहाड़ के ऊपर से आप ऐसे क्रॉस करके जा सकते हो और मेडिकल से दवाई ला सकते हो। मतलब पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर दवाई लाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्या है? एक बाइक है। क्या है? बाइक, है ना। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, समझना कि अगर आप दवाई लेने के लिए पैदल जाते हो तो आपको क्या लगेगा? ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यहाँ तक जाते जाते थक जाओगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपके पास अगर बाइक है तो आप क्या करोगे? इस रास्ते से आराम से ऐसे जा सकते हो बाइक की मदद से, और इसमें आपको कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपका एनर्जी का लॉस कहाँ कहाँ पर होगा? केवल एक्सीलेटर देने में, गियर लगाने में और ब्रेक लगाने में, बाकी और कहीं नहीं। लेकिन पैदल अगर जाते हो तो पूरा शरीर काम करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, हाथ पैर सारे काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बाइक से जा रहे हो इस पहाड़ के रास्ते से तो आप ये रास्ता कम टाइम में ही क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम के। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, वो देख लेते हैं, है ना। जैसे कि एंजाइम्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? ये अपने टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं। मतलब समझ रहे हो ना कि मैं केवल इसी कंडीशन पे ही काम करूँगा, इस कंडीशन के अलावा मेरे को और कोई दूसरा शर्त नहीं मानना है, ऐसा टाइप का नेचर एंजाइम शो करते हैं, है ना। जैसे कि आपके पास एक एंजाइम है जिसको हम बोल रहे हैं कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्टमक में पाया जाता है, स्टमक में काम करता है। मतलब स्टमक हमारा क्या है? हाईली एसिडिक वाला एरिया है ना, मतलब एसिड एरिया है। तो एसिड पीएच मतलब लो पीएच में ये पेप्सिन एंजाइम काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पीएच बढ़ा देंगे, ज़्यादा पीएच में अगर बोलें कि पेप्सिन आप एसिडिक मीडियम में नहीं क्षारी मीडियम में काम करो, तो इसका अपना कंडीशन है सीधा कि मैं केवल और केवल एसिड मीडियम में ही काम करूँगा और दूसरे मीडियम में काम नहीं करूँगा। तो ये होते हैं स्पेसिफिक होते हैं किसके लिए? अपने पीएच के लिए। अपना खुद का टर्म एंड कंडीशन है इसका कि मैं इस पीएच पर ही काम करूँगा करके।
जैसे पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, उसी जगह पर हम बात करें एमाइलेज की तो वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम में काम करता है। उसको अगर आप बोलेंगे कि हाईली एसिडिक में काम करो करके तो वो काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात, आप जो खाना खा रहे हो आपके मुंह में जो एमाइलेज है एंजाइम, तो यहाँ पर उसको अच्छे से क्या कर सकता है, इसको डाइजेस्ट कर सकता है। ज़्यादा टाइम तक चबाओगे, बोलते हैं ना कि ज़्यादा टाइम तक चबा के खाने से जल्दी पचता है करके, तो वो टुकड़े हो जाते हैं और एमाइलेज एंजाइम यहाँ पर काम कर लेता है अपना, और उसके बाद जैसे ही हम उसको निगलते हैं अंदर जाता है तो वो एसिडिक मीडियम हो गया पेट में, तो वहाँ पर ये एमाइलेज एंजाइम ढंग से काम नहीं करता। ठीक है, चलिए टेम्परेचर का मतलब क्या समझे कि जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सकता है या फिर एंजाइम को तोड़ भी सकता है। सिंपल सी बात, अगर आपने खीर बनाया है, उस फ्रिज को आप दो भाग में बांट दो, दो प्लेट में डिवाइड कर दो। एक प्लेट को आप रखे हो कहाँ पर, बाहर में, और एक प्लेट को रखे हो आप फ्रिज के अंदर। ठीक है, तो आप देखना दोनों में से कौन से प्लेट में सबसे पहले फंगस ग्रो करेगा। दोनों प्लेट में से जो प्लेट आपने बाहर रखा हुआ है उसमें जल्दी फंगस ग्रो करेगा, और जो प्लेट आपने फ्रिज के अंदर रखा हुआ उसमें फंगस ग्रो नहीं करेगा। रीज़न क्या है कि जो लो टेम्परेचर रहता है उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना। एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पीएच कैसा था, नॉर्मल था, एक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा था, तो उसमें जो फंगस वगैरह लगे हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको जल्दी से तोड़ सकते हैं, उस खाने को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेट आपने फ्रिज में रखा था उसमें भी फंगस लग गया था, है ना, क्योंकि आपने शुरू में जब रखा था हवा में तो उसमें से कुछ फंगस थे जो उसमें आ गए थे, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई थी, रुक गई थी, इनएक्टिव हो गए थे, उसके एंजाइम्स क्या हो गए थे, इनएक्टिव। इस कारण से वो खराब नहीं हुए, है ना। अगर आप उसको बाहर निकाल कर रखोगे तो वो आसानी से खराब हो जाएगा, लेकिन फ्रिज के अंदर डाले तो खराब नहीं हुआ क्योंकि एंजाइम्स क्या हो गए, इनएक्टिव। तो इसको आप ऐसे समझो कि जो एंजाइम्स हैं वो लो टेम्परेचर में इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव। लेकिन हाई टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो ह्यूमंस में एंजाइम्स काम कर रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस टेम्परेचर से अगर कम करते हैं हम टेम्परेचर, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे लो टेम्परेचर में। लेकिन जैसे हम 37 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो नष्ट हो जाएगी, एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और टेम्परेचर कम करने पर एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा इसका रोल है, कौन सा इसके प्रॉपर्टीज़ हैं दूसरे वाले, ये देखते हैं। एंजाइम्स किसी भी प्रोसेस को क्या करते हैं, वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को करने का, है ना। तो ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, जो समांतर अवस्था होती है उसको चेंज नहीं करता। कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसको आसानी से होने देता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है वो, ठीक है, केवल टाइम को कम कर देता है। ठीक है, ये केवल क्या करता है, उस इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने का काम करता है ना। मतलब ये क्या करते हैं कि कोई काम है उसको शुरू में जैसी अवस्था रहती है उसको उसी अवस्था में ही पहुंचा देते हैं, है ना, उसी अवस्था में ही उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करते, है ना। जैसे आप क्या कर रहे हो, बाइक से जा रहे हो तो ठीक है, आप बाइक से पहुंच गए वहां पर, तो आप में कुछ चेंज हुआ क्या, आप में कुछ ऐसे 2 हाथ है तो 4 हाथ बदल गए क्या, क्योंकि आप स्पीड से आए हो इस कारण से, ऐसे नहीं होते ना। तो सेम ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट को बना के रखता है, ना कि उसमें परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए एंजाइम्स जो रहते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई रहता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है फेरेडॉक्सिन करके, ये एक एंजाइम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 6000 डाल्टन है। कितना है, 6000 डाल्टन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं किसके बारे में, कि एंजाइम्स का इतिहास क्या है, क्या हिस्ट्री है इसका, है ना, कि एंजाइम्स सबसे पहले डिस्कवर कैसे हुए, है ना, एंजाइम्स के बारे में लोगों ने पता कैसे लगाया कि हमारे शरीर में प्रोसेस हो रहा है, उसमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इतिहास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको एक स्टोरी की तरह समझना है ना, अच्छे से समझना है इसको। एक स्टोरी है जिसमें
एल्कोहल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एल्कोहल बनाया जाता है। समझना कि एक इंसान है जो सबसे शुरुआत करता है एल्कोहल बनाने का, है ना, उसका काम है एल्कोहल बना के बेचना। स्टोरी है भाई, है ना, स्टोरी है, कहानी बना के समझा रहा था कि आप इसको आसानी से समझ सको, ऐसा रियल में नहीं हुआ है ना, ये की स्टोरी है। तो सबसे पहले एक इंसान ने शुरुआत किया था एल्कोहल बनाने का, वो एल्कोहल बेचता था। तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया था कि सबसे पहले वो शुगर से एल्कोहल बनाता था, तो एक फंगस की मदद लेता था। एक फंगस का नाम जिसको बोलते हैं ईस्ट, क्या बोलते हैं? ईस्ट, है ना, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इन्होंने इस शुगर में फंगस को मिलाया, ईस्ट को, और उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा उन्होंने क्या बनाया? एल्कोहल बनाया। क्या बनाया? एल्कोहल, है ना। तो उस टाइम पे उस इंसान ने उसको नाम दिया था फर्मेंट्स करके। क्या नाम दिया था? फर्मेंट्स करके। जो जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं उस इंसान का नाम है लुईस पास्चर, है ना। तो सबसे पहले एंजाइम की एक्टिविटी को किसने ऑब्जर्व किया? तो हम बोलेंगे किसने? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने। उन्होंने क्या किया था कि जो शुगर है उससे एल्कोहल बनाया, किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से, है ना। और उन्होंने यह बोला कि ईस्ट में कुछ ऐसा चीज रहता है जो शुगर को एल्कोहल में बदल देता है। तो उस टाइम पे उन्होंने इसका नाम दे दिया था फर्मेंट्स करके। क्या बोला था? फर्मेंट्स करके। अब बाद में फिर दूसरे आए कि ये एल्कोहल का बिजनेस अच्छा है यार, अब मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कि ये एल्कोहल के बिजनेस में मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको मैं जल्दी कैसे बना सकता हूँ, ऐसे करके। तो दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम है डब्ल्यू कुहने। क्या नाम है? डब्ल्यू कुहने, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले एक ईस्ट सेल को लिया और उन्होंने ये देखा कि ईस्ट में क्या होता है कि ईस्ट में यह पावर होती है जो शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। तो उन्होंने क्या किया कि जो शुगर है उससे एल्कोहल बनाया। तो उन्होंने ये बोला कि जो ईस्ट है उसमें कुछ ऐसा पाया जाता है कि उसके शरीर के अंदर की जो एक्टिविटी है वो बनाती है शुगर से एल्कोहल। मतलब इन्होंने क्या किया कि हमें ये जो फंगस है इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चाहिए, मतलब ये जिंदा है, इसके अंदर जो जीवित क्रियाएं हो रही हैं उसके द्वारा ही ये जो शुगर है वो किस में बदल जा रहा है? एल्कोहल में। मतलब अगर हम इस फंगस को साइड कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमको एल्कोहल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब हम फंगस डालते हैं तो फंगस के अंदर कुछ ऐसे जिंदा क्रियाएं होती रहती हैं जो इसको क्या करती हैं? एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रही हैं शुगर को, ठीक है। तो इन्होंने यह बोला कि फंगस की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चाहिए हमको शुगर से एल्कोहल बनाने के लिए, है ना। तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया मालूम? उन्होंने उसको नाम दे दिया था एंजाइम करके। पहले लुईस पास्चर ने क्या बोला था? फर्मेंट्स। फिर कुहने ने क्या बोला? इसको एंजाइम। तो नाम किस आधार पर दिया मालूम? कि ये जो चीज़ है फर्मेंट्स, ये किस में मिल रहा है? ईस्ट में, इन ईस्ट, है ना। तो ईस्ट में मिल रहा है, इस कारण से इसका नाम दे दिए सेम एंजाइम। क्या नाम दे दिए? एंजाइम, ठीक है, कि ईस्ट में ही मिल रहा है, क्योंकि ग्रीक में इसका मतलब होता है इन ईस्ट, है ना। एंजाइम का मतलब ही क्या होता है ग्रीक में? इन ईस्ट। सिंपल सी बात है, नाम दे दिए एंजाइम। तो आपसे सवाल पूछेंगे कि सबसे पहला काम एंजाइम पर किसने किया था? लुईस पास्चर ने, है ना। तो एंजाइम टर्म किसके द्वारा दिया गया है? तो डब्ल्यू कुहने के द्वारा दिया गया है ना। क्लियर। अब हम एक और साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिसका नाम है एडवर्ड बुकनर करके, है ना। इन्होंने सबसे पहले एंजाइम को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने का मतलब ईस्ट से बाहर निकाला, है ना। ईस्ट में जो एंजाइम है उसको सबसे पहले किसने बाहर निकाला? एडवर्ड बुकनर ने, है ना। इस इंसान ने क्या किया कि जो ईस्ट है उन सबको इकट्ठा किए और ईस्ट को मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस दिए और उसका जूस बना दिए ना, मिक्सी में पीस दिए। तो उनसे जितना भी जूस बना उसको छन्नी से छानकर अलग कर दिए और ये जो छन्नी में पड़ा हुआ ईस्ट है उसको बाहर फेंक दिया। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो जूस है इसको इन्होंने शुगर में मिलाया। किस में मिलाया? शुगर में। अब इन्होंने ये देखा कि ये जो शुगर है
वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है बिना ईस्ट के, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, केवल और केवल उसका ईस्ट का जो सैप निकाला था, जो जूस निकाला था उसको डाला, ईस्ट को नहीं डाला, उसका जूस को डाला। तो इन्होंने कुहने के द्वारा जो बताया गया जो सिद्धांत है, जो बात कुहने ने की थी, उसको रिजेक्ट करा दिया कि ईस्ट की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जरूरी नहीं है भाई। ईस्ट से आप जो जूस निकाल रहे हो, है ना, उस जूस में ही वो पावर है जिससे वो किस में बदल जा रहा है, एल्कोहल में बदल जा रहा है। कौन बदल जा रहा है, शुगर, है ना। तो इन्होंने ये क्या किया, इस जूस का नाम उन्होंने रख दिया जाइमेज। क्या रख दिया, जाइमेज। मतलब सिंपल सी बात, एडवर्ड बुकनर ने सबसे पहले सेल से क्या, ईस्ट के सेल से जूस निकाला, वो एक्सट्रैक्ट निकाला, उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने एक नाम दे दिया, क्या, जाइमेज। क्या नाम दे दिया, जाइमेज। और जाइमेज एंजाइम को क्या बोला जाता है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, है ना। आपसे सवाल पूछेंगे कि सबसे पहला एंजाइम जो ढूंढा गया उसका नाम क्या है। सबसे पहला एंजाइम जो डिस्कवर्ड हुआ है वो है जाइमेज एंजाइम, है ना। तो किस में डिस्कवर्ड हुआ है, ईस्ट सेल में, है ना। किसने डिस्कवर किया, एडवर्ड बुकनर ने, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि जे.बी. समनर नाम के एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि ये जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, मतलब प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स। तो सबसे पहले प्रोटीन नेचर किसने बताया, समनर नाम के साइंटिस्ट में, है ना, कि एंजाइम्स का जो नेचर है वो प्रोटीन वाला होता है ना। वो कौन बताए, समनर बताए, ठीक है। तो जे.बी. समनर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक प्लांट लिया था जिसको बोलते हैं जैग बीन करके, है ना। उस प्लांट से उन्होंने एक एंजाइम निकाला था, उसको बोले यूरिएज एंजाइम। क्या बोलते हैं, यूरिएज एंजाइम, है ना। उन्होंने जैग बीन से यूरिएज एंजाइम निकाला और इस एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब क्रिस्टल मतलब समझ रहे हो ना, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। तो जे.बी. समनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था, जैग बीन से यूरिएज एंजाइम निकाला और उस एंजाइम को पाउडर के फॉर्म में या फिर क्रिस्टल के फॉर्म में सबसे पहले ऑब्टेन किया था, है ना। मतलब सबसे पहला एंजाइम जिसको क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया गया था वो कौन सा था, यूरिएज एंजाइम। और किसके द्वारा किया गया था, जे.बी. समनर के द्वारा, ठीक है। पाउडर के फॉर्म मतलब समझ रहे हो, क्रिस्टल सॉलिड होना चाहिए वो, है ना, लिक्विड नहीं, सॉलिड होना चाहिए, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंजाइम का पूरा इंट्रोडक्शन और इसका हिस्ट्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, है ना, उसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।